आज दो राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं और साथ ही एक चौंकाने वाला दिल्ली का एमसीडी जो चुनाव हुआ था उसका भी एग्जिट पोल आया है, जिसमें 15 सालों से वहां की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी, जो एमसीडी की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी, उनको झटका लगते हुए दिख रहा है कम से कम आज के एग्जिट पोल में। और ब्रेक में जाने से पहले प्रमोद स्वामी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कुछ कहना चाहते थे, हम सीधे उनके पास जाते हैं। प्रमोद जी, अब आप अपनी बातें पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि गुजरात के चुनाव के पहले आप देखिए आम आदमी पार्टी की एक मीडिया में बहुत जबरदस्त हाइप बनाने की कोशिश की गई और अरविंद केजरीवाल जी ने एक टीवी चैनल में साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस को 5 सीटें भी नहीं मिलेगी गुजरात में। और उसके बाद में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और आम आदमी की लोकप्रियता वहां कमती चली गई, क्योंकि आम आदमी का वहां कोई संगठन नहीं है। और उसके बाद में जब एमसीडी के चुनाव डिक्लेयर हो गए तो गुजरात में जो ताकत आम आदमी पार्टी लगा रही थी वो ताकत उन्होंने बिल्कुल वहां गिव अप कर दिया। और वो पूरी टीम जो थी राघव चड्ढा जी के नेतृत्व में जो वहां काम कर रही थी, वो पूरी टीम जो है उन्होंने दिल्ली चुनाव में एमसीडी में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट कर दिया और उन्होंने गुजरात में लगभग हार मान ली। जबकि अरविंद केजरीवाल ने शब्द कहा था कि कांग्रेस को 5 सीटें भी नहीं आएगी गुजरात चुनाव में। तो ये उनकी एक रणनीति भी कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है वो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से एक राजनीतिक जमीन उन्होंने तैयार कर ली थी और एक कैडर भी उनका एक तैयार हो गया था उस आंदोलन के दौरान। और उसके बाद में जब ये 2 बार सत्ता में आए तो इनका जो कैंपेनिंग का जो स्टाइल है, और ये झूठ भी बड़ी चतुराई के साथ बोलते हैं। और योगेंद्र यादव ने इस बात का खुलासा किया था कि 2003 में जो परमजीत जी थे उन्होंने उनके जब योगेंद्र यादव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2013 में जो बीजेपी के एमएलए के नाम पर अपने ही एमएलए को उन्होंने किस तरह से फोन करवा करके इस बात का प्रचार किया कि बीजेपी उनके एमएलए को खरीदना चाहती है। ये बात मैंने नहीं की, योगेंद्र यादव जी ने कही। तो ये झूठ बोलने में बड़े माहिर है। तो इन्होंने नैरेटिव एक सेट किया कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वाला, डेवलपमेंट वाला, और उस नैरेटिव में अब दिल्ली की जनता कितनी आई कितनी नहीं आई ये तो नतीजे के बाद ही बता सकते हैं। कहाँ लगता है प्रमोद स्वामी जी, कहाँ लगता है कि जहां पर आप नहीं पहुंच पाए वहां आम आदमी पार्टी पहुंची है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन है वो 2 से 10 सीटों का उनका प्रोजेक्शन है, यानी 2 सीट भी मिल सकती है और मैक्सिमम 10 सीटें उनको गुजरात में मिल सकती है और 15% वोट शेयर की बात कही जाए। गुजरात में तो वो कोई फैक्टर ही नहीं है। गुजरात में वो कोई फैक्टर नहीं है। गुजरात में वो 5-7 सीटें अगर उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, मैं ये बड़ी शिद्दत के साथ और सच्चाई के साथ मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट जो लीडरशिप है वो लीडरशिप है वो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं उस ताकत के साथ फाइट नहीं दे पा रही है जिस ताकत के साथ आज देखिए अगर आसाम में जो स्टेट लीडरशिप है हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, जी लीडरशिप की बात आ गई जी। हाँ, केंद्र जी में मोदी जी, अमित शाह है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को स्टेट में भी एक नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा जो राज्य के लोगों को अपनी ओर आकर्षित। जी बिल्कुल, ये आपने कम से कम ये आपने स्वीकार तो किया है कि दिल्ली में एक नेतृत्व चाहिए, आपको मजबूत नेतृत्व चाहिए जो केजरीवाल को टक्कर दे सके। पहले हमने किरण बेदी को आगे किया, उसके बाद पिछले चुनाव में हमने मनोज तिवारी जी को आगे किया, एक समय में साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना की लीडरशिप वहां थी। लेकिन इन दिनों ने लीडरशिप बढ़ रही है, कई नेता है, लेकिन उस कद को वो लोग छू नहीं पाए। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। गुजरात में भी अगर आप देखें तो गुजरात में भी जो भाजपा की स्टेट लीडरशिप है वो पूरी तरह से कमजोर स्थिति में थी। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे मैंने बिल्कुल आक्रामक नहीं होते उस चुनाव में गुजरात के लिए, तो आज इतने अच्छे नतीजे नहीं आते। भाजपा जीत के आ सकती थी लेकिन इतने अच्छे नतीजे नहीं आ सकते। स्टेट लीडरशिप निश्चित रूप से जहां पर कमजोर है और जिस पार्टी की कमजोर है उसके लिए यह चिंता की बात है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और जो एग्जिट चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें एक चीज़ को और अंडरलाइन करूंगा कि यह चीज़ देखना होगा कि गुजरात जहां जहां आप मजबूत हो रही है वह अपोजिशन की सीटों को कमज़ोर कर रही है।
भाजपा के जो डेडिकेटेड वोटर हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए वो इधर से उधर नहीं होंगे। वो जो न्यूट्रल वोटर है जो ये अंतिम समय में तय करता है कि मुझे क्या कहाँ जाना है, और कई बार वो निर्णायक वोटर हो जाता है, वहाँ पर आपने इस बार कांग्रेस को कमज़ोर किया है निश्चित रूप से। और आपने जो वोट काटे हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस के समर्थकों के वोट काटे हैं। दूसरी बात, इस बात को भी अंडरलाइन करना होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है। प्रयोग कितना सफल और असफल होता है वो चुनाव परिणाम आने के बाद आएगा। कि इस बार कांग्रेस की केंद्रीय जो नेतृत्व है वो डायरेक्ट वो चुनाव में नहीं आई है। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और सिर्फ अंतिम समय में कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर गए और वहां भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे भाजपा को ही लाभ हुआ। लेकिन कांग्रेस ने एक प्रयोग इसमें किया है। अब उसका नतीजा क्या होता है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। जी, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपने बताया कि प्रयोग, इस पर हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के रामा परिहार हमारे साथ हैं। जो बातें रविशंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोट को ही आपने काटा है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी अपने वोट को बटोरने में कामयाब नहीं रही वही आपको वो हिस्से मिले हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीति होगी गुजरात जैसे राज्य के लिए, और क्या ये रणनीति आपका काम कर रहा है आज के जो प्रोजेक्शन है वो देखते हुए? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की हम शुरुआत करें तो हम लोग दिल्ली में 50% से ज़्यादा वोट शेयर इस बार भी लेके आ रहे हैं। वो सिर्फ कांग्रेस का ही वोट शेयर नहीं है, वो भाजपा का भी वोट शेयर है। यदि आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें हम लोग दिल्ली में जीत के कांग्रेस की सीटें कम हो और रही है, उसका लाभ आपको मिल रहा है। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में भी चमत्कारिक परिणाम आने वाले हैं। आप देखिएगा कि भाजपा के कितने % शेयर जाते हैं और कांग्रेस के कितने आते हैं। बहुत चमत्कारिक परिणाम आने वाला है। हम बड़ी उम्मीद है गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस माहौल में काम किया है, जिस डर के माहौल में काम किया है, जिस दबाव में काम किया है, यहाँ तक कि हमारे जो कैंडिडेट थे उनको भी हमारे किडनैप कर करके वापस विड्रॉ करवाया गया, कैंडिडेट को खरीदा गया। इस तरह के आरोप तो इस तरीके के माहौल के अंदर में गुजरात में चुनाव हुए हैं। इस डरावने माहौल के अंदर में हमारे कार्यकर्ताओं को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इस डर के माहौल में भी अपनी जो पेट है वो लोगों के बीच में बनाई, अपनी नीति, अपने नेता, अपने आदर्शों को लोगों तक पहुंचाया है। और बहुत अच्छे परिणाम, चमत्कारिक परिणाम गुजरात में भी आएंगे और हिमाचल में भी अच्छी सीटें हम लेके आएंगे। जी, चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि भाजपा गुजरात में इतने लंबे समय से शासन कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के गुजरात से बाहर आने के बाद और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा नेतृत्व जो है प्रदेश का, वो उससे लोग उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो परिणाम सामने ला कर दिया, चाहे वो संगठन के मामले में हो, चाहे सरकार के प्रदर्शन के मामले में हो, उस पर कोई खरा नहीं उतर पा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री बदले हैं। और इस चुनाव में भी आप देखिए भाजपा ने बहुत टैक्टिकल चीज़ों को लिया है। एक तो वो प्रमोद जी भी बोल रहे थे कि जैसे ही वहाँ पर आपने पूरी ताकत लगाई उसके बाद एमसीडी चुनाव की घोषणा हो जाती है। दिल्ली में बने रहने के लिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीडी है, गुजरात चुनाव नहीं है। इसलिए बाद के दिनों में आपने अपनी पूरी ताकत एमसीडी चुनाव में झोंक दी। दूसरी बात यह है कि आखिर इतने दिनों तक लंबे शासन करने के बाद भी भाजपा को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी गुजरात में? निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व आने वाले दिनों में इन चीज़ों को विचार करेगा या उन्हें विचार करना होगा। जी, प्रमोद स्वामी के पास जाने से पहले, क्योंकि आपने भाजपा के प्रयोग की बात कही है, विकास त्रिपाठी के पास जाना चाहेंगे। विकास जी, दो बातें इसमें सामने आई है। एक तो प्रयोग की बात, कांग्रेस पार्टी प्रयोग कर रही है। उनके जो शीर्ष स्तर के नेता हैं राहुल गांधी, उनके पीछे सारे नेता चले जा रहे हैं और अभी अभी जो उनके अध्यक्ष चुने गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका मीडिया में कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता है। जो भी चर्चे होते हैं राहुल गांधी की पदयात्रा की होती है, और आज भी हमने कई लोगों से संपर्क किया जो बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी के साथ ही पदयात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कहीं चर्चा नहीं मिलती है। एक प्रयोग ये हुआ कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कहाँ गायब था। दूसरा, जो रवि कह रहे हैं कि जो इतने सालों तक गुजरात में सत्ता में रहने के बाद
भाजपा को हालांकि कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन आ तो भाजपा ही रही है ना। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी गुजरात जाना पड़ा और उन्होंने काफी वहां पर लोकप्रियता जाना पड़ा। लेकिन एक सवाल जो दिल्ली एमसीडी के लोकल चुनावों के अंदर 7 सीएम उतारे, उन्होंने 16 कैबिनेट मिनिस्टर उतारे। जी ठीक है, वो शुरुआत में हमने कही है। विकास जी, आपसे ये सवाल था, ये प्रयोग के बारे में आपकी टिप्पणी चाहेंगे, और साथ ही ये जो बातें हो रही है कि भाजपा को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है गुजरात में, लेकिन जो अभी प्रतीत होता है एग्जिट पोल से, वो तो यही हो रहा है कि भाजपा आ रही है। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कभी कभी प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। देखिए, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट है। एक, बीजेपी की जो चुनाव की रणनीति रहती है वो कोई बहुत आउट ऑफ बॉक्स नहीं रहती है। कोई भी राज्य उठा लीजिए, आसाम का भी चुनाव अगर आप उठा लीजिए तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व आसाम में चुनाव कर रहा था। प्रधानमंत्री जितनी रैली आसाम के चुनाव में किए, शायद वो अप्रत्याशित था। नागालैंड, मणिपुर, हर जगह प्रधानमंत्री चुनाव, ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत कायदे से मैप किया बीजेपी को, और आप देखिए प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट, वो बनारस में रुक गए थे। जो 2017 का चुनाव था, आखिरी के 2 दिन रुक गए थे। तो कोई भी जो राज्य होता है उसके जब चुनाव होते हैं तो वो उस राज्य के राजनीतिक महत्ता को समझते हुए प्रधानमंत्री का उसमें एक भूमिका रहती है। और चूंकि गुजरात से आते हैं, गुजरात उनके लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, और गुजरात में जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया भी कि गुजरात में जो स्टेट लीडरशिप है वो कभी भी मोदी के कंपैरिजन में इतनी खरी नहीं उतरी। और यही एक बहुत बड़ा कारण बना कि मोदी का इन्वॉल्वमेंट, प्रधानमंत्री मोदी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ज़्यादा रहा। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि ये बहुत रिस्की भी था, क्योंकि कोई पार्टी अगर 27 साल से कहीं पे काबिज है तो आप समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज़्यादा होगी। और उस 27 साल से काबिज होने में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका है। तो ये एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी था, लेकिन ये एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स है बीजेपी की। हर एक स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ही, आखिर वो बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो संगठन और मोदी फैक्टर है। और गुजरात और उत्तर प्रदेश हो या आसाम हो, वहाँ पर यह साफ तौर पर दिखता है। अब आसाम में एक नेतृत्व उभर कर सामने आया है जिसकी विश्वसनीयता है, तो मोदी प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी आपको वही दिख रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के प्रयोग की बात है तो हमें नतीजों को देखना होगा, और एक चीज़ समझना होगा कि गुजरात के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस एक बहुत ही सशक्त और सक्षम पार्टी रही है जी। अगर कांग्रेस की 40 से कम सीट आती है तो ये भी मानिए कि कैंडिडेट्स के अपने भी सीट होती हैं। 40 से कम सीट आती है तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी इज क्लियरली फेडिंग अवे इन द स्टेट। अगर कांग्रेस पार्टी कहीं 50-60 का आंकड़ा पार करती है तब तो आप उस प्रयोग को एक बड़ा प्रयोग के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 और 40 से नीचे सीट आती है तो कहीं ना कहीं से यह उस प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह अवश्य स्थापित करेगा। जी ठीक है, अब आगे बढ़ें। इससे पहले एक अपडेट आपको दे रहे हैं कि आज पोल ऑफ पोल्स पर जो चर्चा होनी थी, तो पोल ऑफ पोल्स का क्या आंकड़ा बनता है वो टीवी स्क्रीन पर है। पोल ऑफ पोल्स आप देखिए कि पोल ऑफ पोल्स क्या आंकड़ा बनता है। अगर सभी एग्जिट पोल्स को हम मिलाकर देखें तो ये आंकड़ा बनता है जो टीवी स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। आप देखिए कि टाइम्स नाउ ने जो प्रोजेक्ट किया था एग्जिट पोल में, और उसके साथ जन की बात, TV9 सर्वे, ई मार्क और एक्सिस माई इंडिया, इनके जो सारे जो नतीजे हैं वो सामने हैं। और पोल ऑफ पोल्स उसके नीचे आप देख पा रहे हैं गुजरात का नतीजा 134 जो है भाजपा का, कांग्रेस का 36, और उसी तरह से आम आदमी पार्टी के 9 और अदर्स 3 आते हैं। तो ये है पोल ऑफ पोल्स गुजरात के। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पोल ऑफ पोल्स में 36 यानी 40 से भी नीचे जा रही है। तमाम एग्जिट पोल्स जो सामने आए हैं उसका ये एवरेज है जो पोल ऑफ पोल्स में दिखाए जाते हैं, वो 36 बनता है कांग्रेस का, और बीजेपी 134, आम आदमी पार्टी 9। आम आदमी पार्टी 9 पर ठहर गई है। 1, 2 और 10 इस तरह से करते करते 9 इनका बनता है हिसाब, और दूसरी जो अन्य है इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टियां हैं वो 3 में हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है पहली बार ही 9 सीटें ला रही है। बड़ी बात जी।
इसे किस तरह से देखते हैं? अब रविशंकर जी, आप भी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो एग्जिट पोल या जो पोलों के पोल आपने दिखाया, मुझे ये लगता है कि आप तो जीरो थी गुजरात में। अगर आपको वहाँ पर जो भी मिल जाए, और जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि आपकी पूरी कोशिश है, और आप नेतृत्व तो दावे भले ही कर रही थी, उनको ये पता था कि गुजरात में उनके लिए सरकार बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप यह चाहती है कि देश के अधिकांश राज्यों में उसका प्रतिनिधित्व हो, और ताकि उसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। और अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी ये कोशिश रहेगी कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़े। निश्चित रूप से उसको जब इतने सीट दिखाए जा रहे हैं तो उनको वोटों का प्रतिशत भी निश्चित रूप से अच्छा मिला, और वो जीरो से शुरू करके अगर यहाँ तक बढ़ते हैं, हिमाचल में भी उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं, तो निश्चित रूप से अगर देखें तो आपके लिए ये चुनाव परिणाम फायदे का ही है। एमसीडी तो उनके हाथ आ ही गया, और बाकी जगह में भी जो मिल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है। जी, विकास जी के पास जाने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी को जब लाभ मिल रहा है तो क्या दूसरी पार्टियों से लोग परेशान हैं? दूसरी पार्टियों से ज़्यादा लगाव नहीं रहा आम जनता का, ये प्रतीत होता है। लेकिन जो प्रमोद स्वामी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या रणनीति होगी। प्रमोद जी, आपने देखा कि किस तरह से आप आम आदमी पार्टी, उन्होंने गुजरात में आपको चुनौती दी और ये नतीजा सामने है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये, अभी 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो हैं फाइनल, लेकिन आज के जो नतीजे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, 27 साल से गुजरात में हम शासन कर रहे हैं, और 27 साल की अवधि कोई कम नहीं होती है। और उसके बाद में भी आज जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं, उसमें अगर 140 के सीट लगभग अगर हमारी सीटें आ रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, रविशंकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो लीडरशिप जो है, स्टेट जो लीडरशिप है, वो मोदी जी के कद वाली लीडरशिप नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी तो भैया जननायक है, और हर टाइम में हर समय विराट कोहली या कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी जो हैं वो पैदा नहीं होते, वो किसी समय किसी युग में पैदा होते हैं। तो मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब मोदी जी जब चुनाव में, रोड शो में जब निकलते हैं, तो एक बार तो वो पूरी हवा को बदल देते हैं। और एमसीडी का जो चुनाव है, चूंकि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो उस चुनाव में मोदी जी, अमित शाह जैसे कद के नेता जो है वो कैंपेनिंग में नहीं उतरे। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसमें बात है। और तीसरी बात, अगर आप कहें कि राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं रहता, तो ऑपोजिशन में कोई ना कोई तो कांग्रेस का स्थान लेगा ही। अब कांग्रेस पार्टी के साथ में दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी के साथ पास में संगठन है, लेकिन नेतृत्व नहीं है, और कोई रणनीति नहीं है, और उनकी कोई नीति भी नहीं है। अब देखिए, अब चुनाव हो रहे हैं गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, और उनके जो नेता है वो भारत जोड़ो लेकर के, यात्रा लेकर के कहीं अन्य राज्यों में जा रहे हैं। तो ये पार्टी जो है, इनके पास में ये भी तो हो सकता है ना कि जहां वो समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी ज़्यादा प्रदर्शन अच्छी नहीं कर पाएगी, तो छोड़, अगले जो आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे हैं वो। देखिए, आप अगर किसी मैच में खेलते हैं, तो आपको तो पूरी अपनी ऊर्जा के साथ में, पूरी कैपेसिटी के साथ में आपको उतरना पड़ेगा ना मैदान में। तो अब अगर आज देखिए, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, उन्होंने गुजरात में कितनी कैंपेन की, हिमाचल प्रदेश में कितनी कैंपेन की, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में कितनी कैंपेन की। तो अगर चुनाव में ही अगर आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर उसका पद यात्रा का या उसका भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरे ख्याल से। और उसी वजह से देखिए, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को पंजाब जैसा स्टेट भी खोना पड़ा, और वो तो थोड़ी आम आदमी पार्टी का वहां संगठन नहीं है। नहीं तो आज वो गुजरात में भी मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी की टक्कर आम से ही होती, लेकिन संगठन नहीं है, और लास्ट पोजीशन में उन्होंने एक रणनीति के तहत गुजरात से वो वॉकआउट कर करके सारी शक्ति उन्होंने एमसीडी में लगा दी। जी, विकास जी, इंडिया जो है, भारत जो है, भारतीय लोकतंत्र जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम का है। लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ चुनाव से, तो कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, और इसका फायदा दूसरी पार्टियों को मिल रहा है। लेकिन दूसरी पार्टियों में भी देखिए कि कौन पार्टी आगे जा रहा है, ये देखने वाली बात है। तो क्या जो परंपरागत पार्टियां हमारे यहाँ इतने दिनों से हैं भारतीय लोकतंत्र में,
क्या उनसे लोगों का मन उब गया है? और ये जो होता है दल बदल और या पार्टी बदल के दूसरे रविंदर जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। इसके पहले एक वक्ता ने कहा था ये परंपरागत रूप से नहीं खेलते हैं, ये आम आदमी पार्टी का जो खेलने का स्टाइल है, ये जी, आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी आपकी राइवल होने जा रही है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। जी प्रमोद जी, जी विकास जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो दूसरी पार्टियां हैं, जो परंपरागत जिन्हें कहा जा सकता है विपक्षी पार्टी, या कभी वो सत्ता में रहती है, लेकिन वो अब उनसे जनता का मोह भंग हो रहा है, क्या ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए, एक चीज़ समझना होगा, जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे कहाँ मुंह भंग हुआ। अगर आप उत्तर प्रदेश, चूंकि हम अब उत्तर प्रदेश को राजनीति का केंद्र मानते हैं और हमेशा से पूर्वोत्तर भारत को भी क्षेत्रीय दलों से जोड़ के देखा गया, हालांकि सत्य यह था कि पूर्व आसाम जैसे राज्य में और ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों में राष्ट्रीय दलों का ही दबदबा रहा, भले ही क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे। आज आप देख लीजिए, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, तो क्षेत्रीय दल जो भी अपने विचारधारा पे अडिग रहे, एक नेतृत्व के साथ आगे बढ़े, क्षेत्रीय आधारों पर चुनाव करे और रणनीति तैयार किए, वो आगे बढ़े। मतलब बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभरी है और अपने विचारधारा और नेतृत्व के आधार पर उभरी है, लेकिन उसको आज भी राज्यों की जो राजनीति है वह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर भूमिका निभा रही हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, अगर केजरीवाल को लोग एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं तो वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि केजरीवाल एक राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी मोदी को चैलेंज नहीं कर पाए हैं, लेकिन राज्यों में वो बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं। और इसी भूमिका के तहत हो सकता हो कि राजस्थान का भी जब चुनाव आएगा तो आप देखेंगे जहां जहां कांग्रेस एक बड़े विपक्ष के रूप में रही है और संगठन में अगर विघटन हुआ है, नेतृत्व पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो आप उस अपोजिशन के स्पेस को डेंट करके बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपकी जो पूरी रणनीति है वो बीजेपी के विचारधारा को अपने मुद्दों से कंटेस्ट करने की है, और कहीं ना कहीं जब आप लोकलाइज्ड चुनाव लड़ते हैं तो 7 से 8 से 10 सीटें ऐसी आप सुनियोजित रूप से कंटेस्ट कर ही लेते हैं जहां पर कि जो प्रमुख विपक्ष दल है वो कमज़ोर हो गया है। तो कहीं ना कहीं से आप जो क्षेत्रीय दल हैं वे मतलब जाहिर सी बात है बीजेपी से मतलब बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर आज भी जो क्षेत्रीय दल हैं अपने नीति, नेतृत्व और नियति को लेकर साफ हैं, वो अभी भी स्थापित हैं और तटस्थ हैं। जी, अब दो राज्य के जो हैं वो एग्जिट पोल एक आपको जी, आपको मौका मिलेगा रामा। नहीं, आपने जो सवाल किया उसी से जुड़ा हुआ है। मैं एक डाटा दे लेता हूं, उसके बाद आप कीजिए। अब क्योंकि पोल ऑफ पोल्स की बात हो रही थी और हमने गुजरात का पोल ऑफ पोल्स दिखाया, अब आपको हिमाचल का पोल ऑफ पोल्स भी दिखा दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 35 सीटें पोल ऑफ पोल्स में आती दिख रही है और कांग्रेस को 30 सीटें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को 1, आदर्श में 2 हैं। तो यहाँ कांटे की टक्कर हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 5 सीटों का अंतर है। आखिरी नतीजा जो है 8 दिसंबर को आने वाला है, तो ये काफ़ी रोचक होने वाला है। रविशंकर रवि जी, हमारे पास समय की कमी है और रामा परिहार भी आप बातें अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन रविशंकर रवि जी से ये हमारा सवाल रहेगा कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ रही हैं उससे कितनी अलग है, जो विपक्ष की जो खालीपन है उसको आम आदमी पार्टी के आने वाले दिनों में भर सकती है? क्योंकि जो बीजेपी जो नीतियां लेकर चल रही है, प्रो हिंदू का एक अप्रोच है। गुजरात में हमने केजरीवाल के साथ भी वही देखा, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर नीति की बात करें तो आप एक सुविधाओं के आधार पर जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर, विचारधारा के आधार पर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं ठोस दिखाया है कि उसके पास एक विचारधारा है। आपने हमेशा मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है। अब जैसे कांग्रेस है तो उसका एक अपनी विचारधारा है, उसकी भाजपा है तो उसकी अपनी विचारधारा है, लेकिन अब तक आपने ऐसा कुछ स्थापित नहीं किया है। वो कभी रामनवमी उत्सव में भी मना लेते हैं, कभी बजरंगबली की भी बात कर लेते हैं, कभी अन्य जगहों पर भी चले जाते हैं,
लेकिन वो हमेशा वो लोकल मुद्दे खोजते रहते हैं और उनके पास एक दिल्ली का मॉडल जो उन्होंने तैयार किया है, जिस तरह से भाजपा ने और मोदी जी ने एक गुजरात का मॉडल तैयार किया और उसके आधार पर उन्होंने पूरे देश में चुनाव प्रचार किया, लोगों को समझाया। उसी तरह आप जो है एक दिल्ली का मॉडल जो है शिक्षा और चिकित्सा का, उसको लेकर चाहती है कि उस आधार पर वो पूरे देश में अपना प्रभाव दिखाए। जी, आखिरी कमेंट रामा परिहार जी से आप बोलना चाहते थे। आप गुजरात की मतलब आप विकल्प की बात कर रहे थे क्षेत्रीय दलों की, तो मैं आपको एक जो डाटा है वो बताना चाहता हूँ। पिछले 2017 के चुनाव में 5.5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने नोटा को सेलेक्ट किया था, और वो यदि कांग्रेस को या दूसरे दल को चले जाते तो लगभग 25 सीटों पर वो फर्क पड़ता रहा। तो 2017 से ही गुजरात की जनता एक विकल्प के रूप में तलाश कर रही है, और आम आदमी पार्टी ने पहली बार एक ठोस विकल्प लोगों के सामने रखा है। शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, लोगों को बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों को जो महंगाई का मुद्दा है उसके ऊपर में चुनाव लड़ी है, और राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर में भी जो गुजरात के परिणाम है बहुत अच्छी पकड़ छोड़ेंगे, बहुत अच्छा उनका नतीजा आएगा। जी ठीक है, तो आज हमने चर्चा की कि आज के जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे हैं 2 राज्यों के, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति पर और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। और हमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये सभी पार्टियाँ क्या रणनीति अपनाती है आने वाले चुनाव में। फिलहाल इस चर्चा में आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।